नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है या नहीं। गुड आफ्टरनून। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलिए एक बार मुझे बताइएगा कि पिछली क्लासेस आपकी जो भी हुई हैं, ठीक है, इसमें अगर किसी बच्चे का कहीं भी डाउट है कोई भी, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। चलिए बिल्कुल, अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट जो चैप्टर हम उठाएंगे ये आपका होगा रेफ्रिजरेंट। चलिए ठीक है। बिल्कुल सही। बिल्कुल बच्चे, अगर बुक की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला वही है कि आपके जो डिप्लोमा आपने जहां से भी किया होगा, ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक है उसे रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप नोट्स वगैरह रेफर करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो बच्चे लास्ट क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा था, ठीक है, जो बीच में क्लास रुक गई थी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो बच्चे क्या है कि पानी को ठंडा करना है, ठीक है, और हमारे पास जो सिस्टम लगा हुआ है इसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी गिवन है। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है ये लगा हुआ है 1 टन का। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में सारा डेटा अपने पास से दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमें याद भी रखना होता है। अगर आप नॉर्मली किसी एसी की बात करोगे या किसी रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो इसके लिए मैं आपको बता चुका था कि अगर हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो ये हमारी होती है टीआर, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, एक टीआर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 1 TR इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। इसे हम किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा निकल कर आता है 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, इसी तरह इसे किलो कैलोरी पर मिनट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये वैल्यू निकल कर आती है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैसे डिफाइन करोगे, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 1 टन पानी है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, 24 घंटे में इसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट इससे बाहर निकालनी पड़ेगी इसे ही हम बोलते हैं टीआर, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, चलिए तो आते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, किसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो बच्चे देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, given 1 ton of refrigeration is equal to this, inlet temperature of water is this, outlet temperature is this, specific heat of water given है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो कवच एवं नलिका में जल शीतलन संगनित्र में प्रशीतन का प्रति टन अपेक्षित जल की मात्रा का परिकलन करें। प्रशीतन का 1 टन इतना है, जल का इनलेट तापमान इतना है, जल का आउटलेट तापमान इतना है, और विशिष्ट ताप या विशिष्ट उष्मा जो है ये आपको इतनी गिवन है। ठीक है, चलिए कोई बच्चा सोच रहा होगा कि इतने ऐसा क्वेश्चन की हमें जरूरत क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ क्यों नहीं देंगे। ठीक है, तो बच्चे एक छोटी सी बात देखिएगा, जब भी आपका पेपर होता है, ठीक है, मान लिया जो वैकेंसी है आपकी एग्जाम में, ये वैकेंसी है 40 है या 50 है या 60,
XYZ जितनी भी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इतने लोगों का तो सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों का रिजेक्शन भी होगा, ठीक है। तो बच्चे 1 से 2 या 3 नंबर के गैप में जितने बच्चों का इतने नंबर कम रह जाते हैं, 1 नंबर कम रह जाता है, 2 नंबर कम रह जाता है, 3 नंबर कम रह जाता है, ये संख्या हजारों में होती है, ठीक है। ठीक है, 1 नंबर से रहने वाले, 2 नंबर से रहने वाले, 3 नंबर से रहने वाले लगभग 4 से 5 हजार लोग होते हैं, ठीक है। तो आप में से भी होगा कोई ऐसा लड़का होगा कि जिसने पेपर दिया होगा, ठीक है, और उसका 1 नंबर कम रहा होगा, आधा नंबर कम रहा होगा, किसी का तो 0.25 ही कम रह जाता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसका रीजन यही है क्या कि हर एक नंबर जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, ठीक है, और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो एक एक नंबर की लड़ाई यहाँ पर रहती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी से भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर 200 नंबर का है तो किसी बच्चे के 200 में से 200 होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे डालते हैं, मान लिया आपका ट्रेड का पेपर है 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 नंबर की आपकी ट्रेड पूछी गई है, बाकी आपकी रीजनिंग वगैरह जो भी होंगी XYZ, ठीक है। चलिए, अब इस 80 नंबर में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी बच्चे के छूट जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत टफ होते हैं या उसमें कुछ गलत होती है या बिल्कुल ही उनका कोई मतलब ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन डालने का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे बच्चे आपके लगभग 75 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपके करने लायक होते हैं। इसमें से भी लगभग 50 क्वेश्चन की बात करोगे तो इजी टू मॉडरेट होते हैं, जिनका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, जिन्हें पढ़ने वाला बच्चा ही कर पाएगा, और 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड भी अच्छी होगी, जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, जिन्होंने हर तरह से मेहनत की होगी, हर तरह से प्रैक्टिस की होगी। ये क्वेश्चन वही लोग सिर्फ कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, उसका रीजन यही है क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ही हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी ऐसे क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास पानी है, ठीक है, और यह पानी एक सिस्टम में एंटर करता है। हमारे पास ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है, और इस सिस्टम की कैपेसिटी गिवन है, यानी कि यह पर सेकंड जो हीट बाहर निकाल रहा होगा, यहाँ पर सेकंड नहीं गिवन है, पर आर गिवन है, ठीक है। यह 1 घंटे में कितनी हीट बाहर निकालता है, यह सिस्टम 1 घंटे में 3025 किलो कैलोरी हीट बाहर निकालता है। हमारे पास एक सिस्टम गिवन है जो कि हर 1 घंटे में 3025 किलो कैलोरी पर आर इतनी हीट को बाहर निकालता है, ठीक है। अब इस सिस्टम को, ठीक है, यूज किया जाता है पानी को ठंडा करने के लिए, और इसमें जो पानी एंटर करता है, यह पानी कितने तापमान पर एंटर करता है, पानी एंटर करता है 32.2 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इस तापमान पर पानी इसमें एंटर करता है, ठीक है, और पानी से यह हीट बाहर निकालेगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो एग्जिट पर जो पानी हमें मिलेगा, इसका तापमान कितना है, 26.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, ये क्या है, पानी के इनलेट टेम्परेचर, और यह क्या है, पानी का एग्जिट टेम्परेचर। चलिए, इसके बाद बच्चे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि CW, और यह वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी की स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ताप गिवन है, CW क्या है, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ताप। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कितने पानी को ठंडा कर रहा होगा। यहां पर मास ऑफ वाटर पूछा गया है, ठीक है, यहां पर मास ऑफ वाटर पूछा गया है, यानी कि पानी का द्रव्यमान पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यह कितने पानी को ठंडा कर रहा होगा, ठीक है।
तो बच्चे यहाँ पर सिंपल पानी का तापमान डिक्रीज कर रहा है, पानी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सेंसिबल कूलिंग, इसे हम बोलेंगे सेंसिबल कूलिंग। जब कोई चीज गर्म होती है इसे बोला जाता है सेंसिबल हीटिंग, यहाँ पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो सेंसिबल कूलिंग की बात करें या सेंसिबल हीटिंग की हम बात करें, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है जब भी हम सेंसिबल की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, जब उसकी हम बात करते हैं तो फॉर्मूला यूज किया जाता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर यहाँ पर फेज में चेंज हो रहा होता, अगर यहाँ पर पानी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता, तब हम बात करते लेटेंट हीट की भी, लेकिन यहाँ पर पानी की अवस्था यानी कि फेज चेंज की बात नहीं की गई है। सिंपल यहाँ पर पानी एंटर कर रहा है 32.2 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके कितना हो जाता है 26.6 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे ये कौन सा होगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। चलिए तो बच्चे फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब यहां पर पानी से जो उष्मा बाहर निकल रही है, पानी से जो हीट बाहर निकल रही है, यह कितनी है, यह है 3025 किलो कैलोरी पर आवर। इतनी हीट ही तो हमें बाहर निकालनी है, इतनी उष्मा ही तो हमें पानी से बाहर निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3025 किलो कैलोरी पर आवर। मास गिवन नहीं है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अगर सी की बात करोगे तो सी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, कितनी, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितनी गिवन है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको गिवन है सी की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो बच्चे होता क्या है, जनरली टेम्परेचर जो निकाला जाता है ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, ठीक है। तो सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस आप लिखो, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32.2 माइनस 26.6, ठीक है। 32.2 माइनस 26.6, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस में ही पुट किया है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एक तो यहां पर जो यूनिट है ये डिग्री सेल्सियस में है, दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये हम केल्विन में रखें या डिग्री सेल्सियस में रखें, वैल्यू हमेशा इक्वल ही आती है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की जा रही है ये आपकी डिग्री सेल्सियस में ही की जा रही है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए तो जो कट सकता है उसे काट देते हैं, ठीक है। क्या क्या कटेगा, किलो कैलोरी से किलो कैलोरी कट गया, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई करोगे एक ही आएगा, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कटा, ठीक है। तो बचा क्या, 3025, ठीक है। और किलोग्राम को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और यहां से क्या बचा आर, ठीक है, इज इक्वल टू एम, और ये आपका हो जाएगा 32.2 माइनस 26.6, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा 5.6, ठीक है, इंटू 5.6, और यहां से m इज इक्वल टू 3025 अपॉन 5.6 किलोग्राम पर आवर, ठीक है। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा 3025 डिवाइडेड बाय 5.6, और ये आपका आता है m इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे 540 किलोग्राम पर आवर, ठीक है। चलिए बच्चे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर कोई बच्चा कहेगा कि ऐसे क्वेश्चन क्यों हम करें कि इसमें इतना टाइम लग रहा है सोल्व करने के लिए। बच्चे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और विद इन 1 मिनट ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशन आप देख सकते हो, और आंसर क्या निकल कर आता है 50 किलोग्राम पर आवर।
तो जल्दी से एक बार देखिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और आज की कहानी को समाप्त हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और आज की कहानी को समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल है आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। 1 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ठीक है, और फिर इसका राइट आंसर देखते हैं और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही रिलेट करता चलूंगा ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कम टाइम लगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है इसका डिस्कशन मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। चलिए तो जल्दी से एक बार देखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ए पार्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों का ये आंसर है ये, अबे भाई बी सी डी कुछ भी बेकार है। चलिए तो क्वेश्चन समझते हैं एक बार क्या है। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम द्वारा, ठीक है, उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, स्टीफन के नियम द्वारा, या डी कहता है उपरोक्त सभी या सभी के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए कहता है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन बी कहता है बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन सी कहता है बाय द स्टीफन्स लॉ, एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी चीजें सही हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना बच्चे, जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स कराई थी, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स कराते समय मैंने आपको क्या क्या बताया था। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताते समय मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल बताया था। उष्मा गतिकी का, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ये चीज मैंने आपको बिल्कुल बताई थी। ठीक है, और उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू। ठीक है, और इसमें Q जो है ये क्या है? हीट यानी कि उष्मा। Q यहाँ पर क्या है? हीट यानी कि उष्मा। अगर U की बात करोगे तो U यहाँ पर क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। और अगर W की बात करोगे तो W यहाँ पर क्या है? वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आंतरिक ऊर्जा की बात कहां पर की गई है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का, ये थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ से निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है
उष्मागतिकी के प्रथम नियम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इससे हमारा निकल कर आता है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ए पार्ट यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर देखो। ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, आंसर देखेंगे और फिर इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हमें किस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। वेरी गुड, चलिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिएगा, शुष्क बर्फ को वायुमंडल के संपर्क में रखने से क्या होता है। ठीक है, सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेट होता है, पिघलकर पानी का बनना। ठीक है, ठीक कहता है पानी बनकर उबलने लगेगा। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पानी बनकर उबलने लगेगा। ठीक है, पानी उबलने लगेगा तो ठीक है, ये पानी बनकर उबलने लगेगा क्या है, पानी उबलने लगेगा। और डी कहता है सॉफ्टी के समान बर्फ बनना। अगर इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स व्हेन ड्राई आइस। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो शुष्क बर्फ है, ठीक है, या ड्राई आइस है, ये क्या होती है। तो बच्चे याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपका जीएस में भी आपको कराया गया होगा कि जो सॉलिड CO2 होती है, ठीक है, जो ठोस CO2 होती है, इसे ही कहा जाता है ड्राई आइस। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो याद रखिएगा, सॉलिड CO2 जो होती है, सॉलिड CO2 जो होती है, ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस, ठोस CO2 जो होती है, इसे ही कहा जाता है, ठीक है, ड्राई आइस। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि ड्राई आइस कहते किसे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई आइस इज केप्ट इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए कहता है सबलाइन यानी कि सब्लिमेशन होता है, बी कहता है मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर। ठीक है, मेल्ट हो जाता है, सी कहता है बॉइलिंग होती है, और डी कहता है बिकमिंग आइस लाइक सॉफ्टिंग। ठीक है, सॉफ्टी की तरह बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, तो आज अगर इसके राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सबलाइन जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट की हमने बात की थी और हिंदी में इसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, कौन सा, ट्रिपल पॉइंट का, और ट्रिपल पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है त्रिक बिंदु। ठीक है, चलिए, तो बना देते हैं एक बार इस तरह से, ये पूरा इस तरह से कर्व बना था। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये पॉइंट O है और इस पॉइंट O को ही क्या कहा जाता है, इस पॉइंट O को ही कहा जाता है त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इसे ही कहा जाता है त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका A, इसे मैंने कहा B और इसे कहा C। ठीक है, चलिए, O से A की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी होती है सब्लिमेशन लाइन, ये आपकी होती है सब्लिमेशन लाइन। ठीक है, अगर इसकी आप बात करोगे तो ये आपकी होती है फ्यूजन लाइन, और अगर इसकी आप बात करोगे तो ये आपकी होती है वेपोराइजेशन लाइन। ये इस तरह से अलग अलग लाइनें होती हैं। ठीक है, ये हो गई सब्लिमेशन लाइन, एक आपकी हो गई फ्यूजन लाइन,
और एक आपकी हो गई वेपराइजेशन लाइन। ठीक है, चलिए बच्चे अगर सॉलिड CO2 की बात करेंगे तो सॉलिड CO2 जो होती है ये आपकी ट्रिपल पॉइंट से नीचे होती है। ठीक है, सॉलिड CO2 जो आपको देखने को मिलेगी, एक बार मैं आपको ये पूरा कर्व दिखा देता हूं क्या था। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट वाला, फिर एक बिंदु वाला, ये किसी जनरल सब्सटेंस के लिए था। ठीक है, इस तरह से अगर बच्चे हम बात करते हैं सॉलिड CO2 की, तो सॉलिड CO2 जो होती है, ठीक है, वो कहीं यहाँ लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर इसका हो गया प्रेशर यानी कि दाब, ये हो गया इसका प्रेशर यानी कि दाब, और ये हो गया इसका टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, चलिए तो रेफरेंस पॉइंट जो हम लेंगे, ठीक है, अगर मैं ये बात करूं, ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अगर इस पॉइंट पर मैं तापमान देखूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा इस पॉइंट की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट हमें यहां पर मिला, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा, ठीक है, कि यहां पर हमें ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, और यहां पर हमें ट्रिपल पॉइंट प्रेशर मिलेगा। ठीक है बच्चे, अगर सॉलिड CO2 की हम बात करते हैं, ड्राई CO2 की हम बात करते हैं, तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, यह जिस प्रेशर और जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है सॉलिड CO2, जिस तापमान और प्रेशर पर बनाया जाता है, यह ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो रहेगा CO2 का, इससे कम होता है। फिर से सुनिएगा कि जो सॉलिड CO2 होता है, जो ड्राई आइस होती है, इसका जो प्रेशर होता है, यह प्रेशर क्या रहेगा, यह प्रेशर इसका जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होगा इससे कम रहेगा, यानी कि सॉलिड CO2 कहीं यहाँ लाई करता है। ठीक है, ये आपका पूरा किसका जोन होता है, ये पूरा होता है सॉलिड का यानी कि ठोस का। ठीक है, यहाँ पर मिलता है तरल, ठीक है, या द्रव मिलता है, और इधर मिलती है भाप यानी कि वाष्प। ठीक है, चलिए तो क्या मैंने आपसे कहा कि जो सॉलिड CO2 होता है, इसका जो प्रेशर होगा यह ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम होता है, यानी कि सॉलिड CO2 कहीं यहाँ लाई करेगा, और जब हम इसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे, जब इसे एम्बियंट में रखा जाता है, तो यह हीट गेन करेगा। ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। इसीलिए जो सॉलिड CO2 होता है यह सीधा ठोस से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चे सॉलिड CO2 की हम बात करते हैं, सॉलिड CO2 का जो ड्राई आइस होगी, इसका जो प्रेशर होगा, ठीक है, यह ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम होगा। सॉलिड CO2 कहाँ, कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब है इसे एम्बियंट में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये कितना होगा 1 ATM। ठीक है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो जब यह एम्बियंट में रखा जाएगा तो हीट गेन करेगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और यह कांस्टेंट प्रेशर कितना है, ठीक है, यह है 1 एटमोस्फेरिक। ठीक है, तो इसीलिए जो सॉलिड CO2 होगा यह सॉलिड से सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए बिल्कुल ट्रिपल पॉइंट कंडीशन आपको याद रखनी है कि ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन कितनी होगी। ठीक है, तो जो सॉलिड CO2 होगा, इसे जब हम वायुमंडल में रखते हैं, जब इसे एटमोस्फेयर में रखते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर इसका तापमान इंक्रीज करता है। ठीक है, ये प्रेशर होता है 5.2 ATM। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर जो होता है 5.2 ATM होगा। समझिएगा इस चीज को थोड़ा सा। ये ड्राई आइस है। ठीक है, मैंने कहा कि इसका जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है कितना है 5.2 ATM है। ठीक है, अब एम्बियंट में इसे रखा गया है, सामान्य तापमान में इसे रखा गया है। ठीक है, और एटमोस्फेयर का प्रेशर कितना होता है 1 ATM, यानी कि ये कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, और जब इसे हम हीट करेंगे, जब एम्बियंट में रखा जाएगा, तो यह हीट गेन करेगा, तो इसीलिए इसका क्या होता है सब्लिमेशन होता है,
यानी कि सीधा ठोस से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आंसर देखो निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो, फिर मैं क्वेश्चन पढ़कर आपको सीधा कॉन्सेप्ट को रिलेट करा के इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन देख लेंगे। जल्दी करिएगा, 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखना एक बार। रेफ्रिजरेशन चक्र में ताप प्रवाहित होता है। ठीक है, उच्च तापमान से कम तापमान की ओर, कम तापमान से उच्च तापमान की ओर, कंप्रेशन से इवेपोरेटर की ओर, या तरल लाइन से इवेपोरेटर की ओर। ठीक है, इवेपोरेटर क्या है, कंप्रेसर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इवेपोरेटर होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि रूम में अंदर की तरफ जो होगा, ठीक है, वो इवेपोरेटर होता है अगर एसी की हम बात करते हैं, और पीछे की तरफ क्या लगा होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है, कंप्रेसर बीच में लगा होता है जो कि जो रेफ्रिजरेंट होगा इसे कंप्रेस कर देता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में कहता है कि हीट फ्लोज इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, फ्रॉम कंप्रेशन टू इवेपोरेटर, फ्रॉम लिक्विड लाइन टू इवेपोरेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें, हीट जो फ्लो करती है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। ठीक है, जो नॉर्मली होता है हीट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है। लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो इसमें उल्टा रहेगा, यानी कि हीट जो फ्लो करती है वो कम तापमान से उच्च तापमान की ओर फ्लो करती है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी साइकिल बनाकर भी मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूं। ठीक है, इस तरह से ये आपकी जो होती है ये आपका होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए यहां पर अगर टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो TH यानी कि टी हायर, और जो हीट होती है ठीक है इधर की तरफ ये आपकी आती है QH यानी कि क्यू हायर। ठीक है, अगर यहाँ पर तापमान की बात करोगे, टेम्परेचर की बात करोगे तो ये होता है TL यानी कि लोअर टेम्परेचर, और यहाँ से हीट भी आती है Q लोअर। ठीक है, और ऐसा कराने के लिए हमें कुछ वर्क इनपुट करना पड़ता है जो कि होता है वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। तो आपको याद रखना है कि अगर हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में हीट जो फ्लो करती है यह लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यानी कि बी पार्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूं कि आज का सबसे आसान जो क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, क्योंकि बचपन से ये चीज आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। एक बार ये सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन बस सही कर लो, ये जो लिखे हुए हैं, ये कहता हूं मैं A, इसे मैंने कहा B, इसे मैंने कहा C, और इसे मैंने कहा D। ठीक है, बस इतनी चीज सही कर लो, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए स्पेस कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एयर इज कोल्ड। ठीक है,
वायु से पूर्णतः मुक्त स्थान क्या कहलाता है? तो ये तो सभी को पता होगा यार, बच्चा बच्चा जानता होगा। इसे वैक्यूम यानी कि निर्वात कहते हैं, ठीक है। जहां पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, अगर एक कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर से मैं हवा को अगर बिल्कुल बाहर कर देता हूं तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसे और क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है निर्वात, ठीक है। तो बी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन, और ये हो गया बी, ये कहता हूं मैं सी, और इसे कहता हूं मैं डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से एक बार। द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, जल का हिमीकरण तापमान है। द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, जल का हिमीकरण तापमान है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जल का हिमीकरण तापमान है। चलिए, तो ये तो सभी को पता है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, ये क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि सी पार्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर हमारे पास बर्फ रखी हुई है, बर्फ का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते जाएं तो कब हमें पानी मिलता है, ठीक है, कब इसका फेस चेंज होता है, कब इसकी बॉइलिंग होती है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक बार फिर से इन चीजों को रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो कुछ इसमें करेक्शन है, सिर्फ ये कर लेना, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियरली नहीं दिख रही है तो मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। और ये 105 नहीं होगा, ये 10⁵ होगा। इस चीज को मैं अलग से लिख देता हूँ। ये आपका हो गया 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो ये चीज मैं अलग से कर देता हूँ। अगर किलो कैलोरी में हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये चीजें मैं आपकी अलग से एक बार अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी रहे, ठीक है। इसे भी मैं थोड़ा अलग से आपको दिखा देता हूं लिखकर। तो ये आपका हो जाएगा 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। चलिए ध्यान से देखिएगा, एज ए एग्जाम्पल इसे अपने कॉन्सेप्ट में आप ऐड करना, ठीक है, ताकि चीजों को समझना और भी आपके लिए आसान रहे। दूसरा, जो ये डेटा है ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में सीधा पूछा जाता है, ठीक है। ये डेटा जो है ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये आपसे सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए समझना। मैंने कहा कि बच्चे जो हमारे पास है, ठीक है, ये सबसे पहला तो वर्टिकल एक्सिस पर यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यहाँ पर हीट एनर्जी ली गई है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और ये टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है, और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा यानी कि ताप की बात की गई है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि बच्चे मेरे पास बर्फ थी और ये बर्फ थी -40 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रट कर बैठ जाओ कि हमेशा जो बर्फ होगी -40 डिग्री सेल्सियस पर होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि हमारे पास आइस है, हमारे पास बर्फ है, और यह बर्फ कितने टेम्परेचर पर है? ये है -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसे हीट देते जाएंगे इसका टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसे हीट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसे उष्मा दी जा रही है तो इसका तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने उष्मा दी तापमान -40 से, ठीक है,
यहाँ पर -39 -38 इस तरह से होते होते यहाँ पर क्या चला गया 0। ठीक है, तो -40 से लेकर 0 तक जितनी भी हमने ऊष्मा दी होगी यह सिर्फ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा रही होगी, यानी कि यहाँ पर हम सेंसिबल हीट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर बच्चे यहाँ पर जाकर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद यहाँ पर जो बर्फ है यह कितने टेम्परेचर पर है, यह है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर क्या है, बर्फ है, यानी कि आइस की फॉर्म में है। फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और यह है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम फेज चेंज की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, और ये जो हीट होती है इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पर इसे गुप्त ऊष्मा दी जा रही होगी और यह गुप्त ऊष्मा कितनी है। ठीक है, यह गुप्त ऊष्मा है यहाँ पर 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अगर हम किलो कैलोरी में बात करेंगे तो ये हमारे पास है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो इतनी ऊष्मा हम देंगे तब इसका सिर्फ फेस चेंज होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये गुप्त ऊष्मा लिखी हुई है, ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा लिखी हुई है। ठीक है, इस चीज को मैं अलग से बनाकर थोड़ा दिखा देता हूं। ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, यानी कि बर्फ है, और ये कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। ठीक है, यहाँ पर हम इसे हीट दे रहे होंगे और ये कितनी है 3.33 इंटू 10⁵। ठीक है, और ये क्या है जूल पर किलोग्राम या 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और ये क्या होती है बच्चे, ये होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, या हम इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा या इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है, चलिए, और इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। चलिए, तो यहां पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस का पानी मिला। ठीक है, अब इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो अगेन फिर से सेंसिबल हीट की हम बात करेंगे, यानी कि फेज में चेंज नहीं होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी यहां तक जाते जाते 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक इसका फेज चेंज होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप मिलती है। ठीक है, और फिर इस भाप का क्या होता रहेगा, लगातार तापमान इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, बर्फ हमारे पास थी -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, हमने इसे हीट दी, हमने इसे उष्मा दी, इसका तापमान इंक्रीज करेगा, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ थी, -40 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी, यह पहले 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस होगी यह 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगी, यानी कि इसका तापमान इंक्रीज नहीं करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज करता है, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन कराने के लिए जो हीट हमें यहाँ पर देनी होगी, जो ऊष्मा हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, इसे कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, और यह लेटेंट हीट कितनी होती है, ये होती है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम या 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए, तो हमें मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हम और हीट देंगे, यह 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, किसी फेज चेंज की बात नहीं करेंगे। जैसे ही हमें 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मिला, ठीक है, यह उबलने लगेगा, भाप बनने लगेगी, और यह 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जब तक पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में नहीं बदल जाएगा तब तक इसका तापमान इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसा कराने के लिए हमें यहाँ पर जो हीट देनी पड़ती है इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपर,
और ये कितनी होती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम या 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहां से। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट भी क्या है, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है। ठीक है, तो किसी पदार्थ को समझने के लिए जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो शुद्ध पदार्थ, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और अभी हमें जो पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, टीएस वक्र पर स्थिर दाब रेखा का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस कर्व। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया है, यहां पर टेम्परेचर यानी कि तापमान, और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम बात करेंगे तो ये लिया गया है यहां पर एंट्रोपी। ठीक है, एस यहां पर क्या होता है, एंट्रोपी। और ये हो गया आपका तापमान, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल टी से। तो हमें क्या करना है कि एक सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस, एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, इसे टीएस डायग्राम पर हमें बनाना है। ठीक है, टी यानी कि टेम्परेचर, तापमान, और अगर एस की हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका एंट्रोपी। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर हम टीएस डायग्राम पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन लेकर आते हैं, तो सबसे पहला हमें याद रखना है कि इस तरह का पूरा एक फेज हमें मिलता है। ठीक है, जब सब्सटेंस इधर होगा, ठीक है, तो ये आपका होता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये आपका होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल अवस्था में। यहां पर अगर सब्सटेंस रखा हुआ है तो सब्सटेंस जिस फॉर्म में होता है, ठीक है, इस लाइन के इधर इधर, ये क्या होगा, तरल अवस्था होगी। ठीक है, अगर सब्सटेंस के इधर इस वाले रीजन की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है वेपर। ठीक है, यानी कि वाष्प अवस्था। चलिए, और ये एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिसे कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक बिंदु। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अगर सब्सटेंस इधर है, जैसे सिंपल पानी की ही बात करो, ठीक है, पानी को अगर हम सामान्य तापमान पर रख दे तो पानी किस में होता है, लिक्विड में होता है, तरल अवस्था में होता है। ठीक है, और पानी वेपर में यानी कि भाप में भी मिलता है। ठीक है, तो पूरी कहानी हमें समझनी है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, कि ये इस लाइन के इधर जो होता है पूरा, ये तरल अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसके आगे जो होता है वो आपका पूरा वेपर यानी कि वाष्प की अवस्था में रहता है। ठीक है, इस लाइन की अगर हम बात करेंगे, इस लाइन को कहा जाता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन।
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यानी कि संतृप्त संतृप्त तरल रेखा, संतृप्त तरल रेखा। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यानी कि संतृप्त तरल रेखा। ठीक है, अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो इसे कहा जाता है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक है, यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा। सैचुरेटेड वेपर लाइन को मैं इधर लिख देता हूं हिंदी में, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा, संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि अगर किसी प्योर सब्सटेंस को टीएस डायग्राम पर हम बनाते हैं तो इस तरह से तीन रीजन हमें मिलते हैं। ठीक है, एक रीजन हो गया जहां पर यह तरल अवस्था में हो गया। ठीक है, एक रीजन हो गया जहां पर ये वेपर यानी कि वाष्प की अवस्था में होगा। ठीक है, ये अलग अलग रीजन है, अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर बीच के रीजन की हम बात करेंगे तो बीच के रीजन को कहा जाता है वेट रीजन। ठीक है, बीच के रीजन को कहा जाता है वेट रीजन। ठीक है, और ये हो गया आपका आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो है, ठीक है, अगर इस पूरे भाग की हम बात करेंगे, इसमें जो कोई भी सब्सटेंस मिलेगा यह मिक्सचर होता है किस किस का, यह मिक्सचर होता है लिक्विड प्लस वेपर का। ठीक है, यह मिक्सचर होता है लिक्विड प्लस वेपर का। ठीक है, यह मिक्सचर होता है किसका, लिक्विड प्लस वेपर का। ठीक है, चलिए तो अगर किसी प्योर सब्सटेंस को हम टीएस डायग्राम पर लेकर जाते हैं, टी यानी कि टेम्परेचर तापमान और एस यानी कि एंट्रोपी। ठीक है, तो इस तरह से हमें लाइनें मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस लाइन को कहा जाता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के अगर लेफ्ट साइड में सब्सटेंस है तो यह तरल अवस्था में होता है। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन वो लाइन होती है जिसमें तरल वेपर में बनना जस्ट स्टार्ट करता है। ठीक है, जहां पर क्या होगा, जहां पर जो लिक्विड है ये वेपर में बनना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी वेपर मिलती रहेंगी। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझना, कुछ एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। चलिए, इसे कुछ ऐसे समझना, मान लिया हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, हमने एक बर्तन लिया, ये हो गया बर्तन। चलिए, ये हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने पानी भर दिया। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसमें ये पानी भर दिया है। ये क्या हो गया, एक वेसल यानी कि एक बर्तन हो गया। और इस बर्तन में हमने क्या भर रखा है, इसमें हमने वाटर यानी कि पानी भर रखा है। अब हमने क्या किया, इसे एक बर्नर पर रखकर, ये क्या हो गया, बर्नर। ठीक है, एक बर्नर पर रखकर हमने इसे गर्म करना शुरू कर दिया। इस तरह से इसे क्या करेंगे, इसे गर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, और साथ में बना लेते हैं इसका क्या, टीएस डायग्राम एक एक करके से समझते रहेंगे। इधर तापमान यानी कि टेम्परेचर, इधर क्या हो गया, एस
यानी कि एंट्रोपी, ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल टी। इस तरह से बनता है पूरा। ये जो पॉइंट होगा इसे हम कहते हैं सीपी, ठीक है, सीपी यानी कि क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु। सीपी क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु। चलिए, तो बच्चे अगर पानी की हम बात करेंगे, पानी का डेटा मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। अगर पानी की हम बात करते हैं तो पानी के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो तापमान होता है, यह होता है 374 डिग्री सेल्सियस। पेपर में सीधा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये होता है 374 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो ये होता है 221.2 बार। टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है, और प्रेशर यानी कि दाब, ठीक है। पानी का डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सीधा सीधा पूछ ले जाता है। ये आपको याद रखना है कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पर टेम्परेचर की बात करते हैं तो पानी के लिए ये आपका होता है 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रेशर की तो ये आपका होता है 221.2 बार, ठीक है। चलिए, तो बच्चे क्या है कि हमारे पास पानी था, ठीक है, और पानी जो था, मैंने कहा कि ये पानी 40 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है, पानी 40 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम यहाँ रहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो हम रहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे इसे हीट देते जाएंगे पानी का तापमान इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर भी इंक्रीज करता है, भाई ये सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, और कांस्टेंट प्रेशर पर हम यहाँ पर हीटिंग की बात करेंगे। नॉर्मली पानी जो होगा, पानी को हम कांस्टेंट प्रेशर पर यानी कि कांस्टेंट दाब पर हम हीटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हेडिंग है ये भी क्या है? टीएस वक्र पर स्थिर दाब रेखा का निरूपण, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर, ठीक है। तो हमें क्या रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। या सिंपल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी चीज को गर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर है ये कांस्टेंट रहेगा। भाई वायुमंडलीय दाब पर आपने आपके घर में जो गैस रखी होगी, ठीक है, गैस पर आपने पानी रखा, पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हीट तो हम उसे दे रहे हैं, लेकिन ये हीटिंग कौन से प्रेशर पर हो रही है? जो आपका एटमोस्फेयर का प्रेशर है, जो वायुमंडल का प्रेशर है, इसी पर हो रही होगी। भाई आपके जो बॉयलर वगैरह लगाते हैं, बॉयलर में क्या करते हैं? बॉयलर में प्रेशर भी इंक्रीज करता है। जैसे प्रेशर कुकर की आप बात करोगे, प्रेशर कुकर में टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ प्रेशर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ, आपको समझना और भी आसान रहेगा। मैं इसे ऊपर से क्या कर देता हूँ? ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम हीटिंग कर रहे हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, या सिंपल वायुमंडलीय दाब पर इसकी हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे होगा क्या? जैसे जैसे हम इसे गर्म करता जाएंगे, जैसे जैसे हीट हम इसे करेंगे, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये प्रेशर क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक तो क्या है? लिक्विड है। और इसके बाद जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, तो हम इसे बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो ये वेपर में बदलने लगेगा, वेपर में बदलता रहेगा, वेपर में बदलता रहेगा, वेपर में बदलता रहेगा, यहाँ से वेपर में बदलना शुरू करेगा और यहाँ से पूरा वेपर में बदल जाएगा, यानी कि प्रेशर यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या रहेगा इसका? टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पूरा भाप में बदल जाएगा और इसका तापमान क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मान लिया मैंने कहा 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सबकूल्ड रीजन होता है, ये आपका सुपर हीटेड रीजन होता है, ये आपका वेट रीजन होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये आपका होता है सब कूल्ड रीजन,
ये होता है सब कोल्ड रीजन, और ये होता है सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, और ये आपका होता है वेट रीजन। ठीक है, इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला सब कोल्ड रीजन, इस लाइन के इधर वाला सुपर हीटेड रीजन, और बीच का होता है इसका वेट रीजन। ठीक है, चलिए, तो सुपर हीटिंग, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अबव सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, सुपर हीटिंग यह संतृप्त वाष्प के ऊपर स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम सुपर हीटिंग की बात करेंगे तो ये क्या है, सुपर हीटेड रीजन, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने क्या बोला, संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक है, और अगर हम इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, संतृप्त वाष्प रेखा, संतृप्त वाष्प रेखा, संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक है, और यह क्या होती है, संतृप्त, संतृप्त तरल रेखा, संतृप्त तरल रेखा। ठीक है, तो यहां से ऊपर अगर हम इसका तापमान बढ़ा रहे हैं तो कोई भी भाप है इसकी हम सुपर हीटिंग कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक है, तो यह संतृप्त वाष्प के ऊपर स्थिर दबाव पर तापमान बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी तरह सब कूलिंग, ये जो पूरा रीजन है इसे हम बोलते हैं सब कूल्ड रीजन। ठीक है, तो सब कूल्ड रीजन क्या होगा, यह संतृप्त तरल के नीचे दबाव पर तापमान को कम करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी जो है ये आपकी है संतृप्त तरल रेखा, अगर इससे कम टेम्परेचर हम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सब कूल्ड रीजन। ठीक है, या सब कूल्ड, सब कूलिंग। ठीक है, फिर आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए बच्चे याद रखिएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। देखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक डायग्राम मैं आपको अलग से बनाकर दिखाता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, या ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतने रखते हैं, एक बार जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इनका रिवीजन हम कर लेते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतने रखते हैं, फिर इसके बाद का कल की क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले बच्चे मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको सोल्व करना बताया। ठीक है, फिर हमने बात की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, कि आंतरिक ऊर्जा की हमने बात की है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अगर ड्राई आइस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ड्राई आइस का सब्लिमेशन होता है, ड्राई आइस सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन इसका क्या है कि ड्राई आइस जिस तापमान पर, ठीक है, इसका हम गर्म कर रहे होंगे यह 1 एटमॉस्फेरिक है, यानी कि खुले तापमान में इसे हम खुले वातावरण में हम इसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हीटिंग हो रही है तो इसलिए इसका सब्लिमेशन होता है। वहीं अगर मैं कहता कि हमारे पास ड्राई आइस है, ठीक है, और मैं इसे हीट करता हूं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, यानी कि 5 से ऊपर होते, तो बच्चे उस केस में फिर इसका सब्लिमेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो ड्राई आइस है इसका हमेशा सब्लिमेशन ही होगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि इसे किस प्रेशर पर इसकी हीटिंग हो रही है। ठीक है, अगर ड्राई आइस को मैं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट करता हूं तो उस केस में इसका सब्लिमेशन नहीं होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में लिक्विड में कन्वर्ट होगी और फिर वेपर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वायुमंडल के संपर्क में, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इसकी हीटिंग करेंगे तब इसका सब्लिमेशन होगा। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है इसमें जो हीट फ्लो करती है यह लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपको बताया कि जहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम बाहर चले जाएं, अर्थ से हम बाहर निकल जाते हैं, स्पेस में हम जाते हैं, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी एयर नहीं है तो वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर वैक्यूम है। ठीक है, चलिए
अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ही कॉमन सा है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर पानी की हम बात करते हैं, पानी की जो फ्रीजिंग होती है, जो बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, ठीक है। और जो उबलता है यह आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ऐसा वायुमंडलीय दाब पर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, ठीक है। चलिए फिर मैंने आपको समझाया कि प्योर सब्सटेंस के लिए टीएस डायग्राम हमें पता होना चाहिए। तो ये बना हुआ है टीएस डायग्राम, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम बनता है। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक बिंदु। ये लाइन जो होती है इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यानी कि संतृप्त तरल रेखा, ठीक है। इससे अगर इधर की तरफ हमारा लिक्विड रहेगा, यह तरल अवस्था में होता है। अगर ये जो लाइन होती है ये आपकी होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। इससे लिक्विड अगर इधर है तो ये आपका भाप में होगा, ठीक है। लेकिन भाप में भी अगर भाप को भी और ज्यादा गर्म करोगे, और ज्यादा गर्म करोगे, और ज्यादा गर्म करोगे, तो इसे बोला जाता है सुपर हीटिंग हम कर रहे हैं। भाप की भी और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं, और ज्यादा उसे एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है। बीच वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं वेट रीजन, ठीक है। यानी कि ये एक आर्द्र क्षेत्र होता है, यह मिक्सर होता है, इसमें कुछ लिक्विड मिलेगी और कुछ क्या मिलती है, वेपर मिलती है, ठीक है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, ठीक है। क्या है, हमारे पास एक बर्तन में पानी है, ठीक है। पानी को हम गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो 40 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जब ये जाएगा तो यह सिर्फ गर्म होता रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर इसकी हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर इसकी हीटिंग की जा रही है, ठीक है। तो 40 से 100 तक सिर्फ पानी है, ठीक है, भाप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर सिर्फ इसकी हीटिंग हो रही है, ठीक है। जैसे ही हम 100 पर जाएंगे, 100 पर जाने के बाद पानी भाप में बदलने लगेगा, और इसका जो तापमान है यह क्या हो जाएगा, यह कांस्टेंट ही रहेगा। पानी में क्या है, यहाँ से भाप बनने लगेंगी, ठीक है। यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से ये क्या है, वेपर बनने लगी हैं, ये भाप बनने लगी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके सारे की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पानी भी है, ठीक है, यानी कि कुछ लिक्विड भी है, और कुछ क्या है, वेपर भी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है वेट रीजन, ठीक है। जैसे जैसे आप पानी को गर्म करोगे, पानी गर्म होता रहेगा, ठीक है, और पानी आपका भाप में भी बदलता रहेगा, ठीक है, और कुछ पानी भी रहेगा। तो ये आपका होता है वेट रीजन, यानी कि जहां पर पानी भी है, ठीक है, जहां पर पानी भी है और भाप भी है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस तक ये बिल्कुल ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 100 से ऊपर जाएंगे, पानी पूरा भाप में बदल गया होगा, अब इसकी होती है सुपर हीटिंग, ठीक है। इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट हमारे पास हैं, क्या क्या है, कि अगर सुपर हीटिंग की हम बात करेंगे तो यह संतृप्त वाष्प के ऊपर स्थिर दबाव पर तापमान बढ़ाने की प्रक्रिया है। सबकूलिंग क्या होती है, यह संतृप्त तरल के नीचे स्थिर दबाव पर तापमान को कम करने की प्रक्रिया है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा। आर्द्र रीजन में आपको बता ही चुका हूं, यह द्रव और वाष्प का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट की, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट की हम बात कर लेंगे, और साथ ही साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कहते हैं अंश, और क्वालिटी हो गई गुणवत्ता, ठीक है। तो ये चीज भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेना, ठीक है, और थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के बाद में आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उस चीज का डिस्कशन करेंगे, और जितना आप पढ़ोगे, जितना सुनोगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये चीजें आपको भी बहुत ज्यादा टफ लग रही हो, ठीक है, समझने में दिक्कत हो रही हो। लेकिन बच्चे, जब भी कुछ नई चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हम पहली बार देखते हैं तो वो हमें टफ लगती ही हैं, ठीक है। जो पढ़ने का सही तरीका है, जो बिल्कुल कायदा है, उसी से ही आपको कराऊंगा, ठीक है। लेवल थोड़ा सा ऊपर रखूंगा ताकि आपको सारी चीजों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक एक बार पढ़ो, मेहनत करो, और जो आपके डाउट्स हैं बिल्कुल मुझसे पूछो। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट से, एंड आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन का और क्वालिटी का, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में क्रिटिकल पॉइंट के साथ।